नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, कौन से आयोग गठित किए थे और उनके पहले गवर्नर कौन थे, इसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में, और उसके बाद आरबीआई की क्या मॉनेटरी पॉलिसी है। तो आइए देखते हैं पहले आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आरबीआई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा रन किए जाते हैं। जो टोटल मेंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वो 21 होते हैं, जो वेरियस फील्ड से आते हैं, जिसमें 5 ऑफिशियल्स होते हैं और 16 नॉन ऑफिशियल्स होते हैं। तो आइए देखते हैं ये ऑफिशियल्स कौन है और नॉन ऑफिशियल्स कौन है। तो जो 5 ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, उनमें एक होता है गवर्नर, जो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं आरबीआई के, और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, और जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उनमें से एक है एमडी पात्रा, टी रविशंकर, तीसरा है एमके जैन, और चौथा है एम राजेश्वर राव। तो वर्तमान में जो है ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो ये तो हो गए आपके टोटल 5 ऑफिशियल डायरेक्टर। इसके अलावा 16 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, जो भी वेरियस फील्ड से अपॉइंट किए जाते हैं, जो बेसिकली इकोनॉमिक फील्ड से ही होते हैं, इकोनॉमिक के अच्छे जानकार होते हैं। तो उसमें से तो जो 10 हैं वो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो वेरियस फील्ड से होते हैं, इकोनॉमिक के फील्ड से ही अच्छे होते हैं। तो ये जो 10 है वो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। उसके अलावा जो है 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं। इसमें से एक होते हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और दूसरे होते हैं फाइनेंस अफेयर सेक्रेटरी। इसके अलावा जो 4 हमारे लोकल बोर्ड हैं आरबीआई की, इन 4 लोकल बोर्ड से भी एक मेंबर होते हैं। तो ये टोटल 16 और 5 21 मिल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, और यही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये आरबीआई को रन करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसके अलावा जो है मैंने बताया ही था कि आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड है अलग अलग रीजन के, और लोकल बोर्ड के अलावा 31 रीजनल ऑफिसेज हैं जो अलग अलग स्टेट में हैं आरबीआई के। तो ये तो हो गया आरबीआई का स्ट्रक्चर। आइए अब देखते हैं आरबीआई के फंक्शन के बारे में। आरबीआई का फंक्शन है क्या? तो आरबीआई का फंक्शन है, पहला मॉनेटरी अथॉरिटी है ये, दूसरा इश्यूर ऑफ करेंसी है, तीसरा गवर्नमेंट्स बैंक है, चौथा क्रेडिट कंट्रोल जो है लेंडर्स लास्ट रिजोर्ट है, छठा जो है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, फिर है बैंकर्स बैंक, और फिर है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये है आरबीआई की मेन फंक्शन। तो आइए देखते हैं क्या मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब होता है। क्या मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब होता है कि जितनी भी मौद्रिक नीतियाँ होती है और जिन्हें बनाया जाता है, लागू किया जाता है देश के आर्थिक विकास के लिए, तो इनको लागू करना, इनको बनाना, इनको लागू करना और इनकी निगरानी करना, ये आरबीआई का काम है, ये आरबीआई देखती है। तो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है आरबीआई के अंदर में, उनको लागू करना, उनको बनाना, उनको निगरानी करना, ये आरबीआई का काम है। उसके बाद आता है दूसरा इश्यूर ऑफ करेंसी। तो इश्यूर ऑफ करेंसी आप इससे समझ में आ रहा होगा कि जो आरबीआई है वही करेंसी इशू करता है। हमारे देश में जितने भी करेंसी आते हैं, जितने भी नोट है, जैसे 200 के, 500 के, 100 के, 50 के, 2000 के, जो हाल ही में अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, इसको बंद किया जा रहा है। तो जितने भी नोट जो है वो आरबीआई जारी करती है, आरबीआई इशू करती है। इन सभी नोटों में जो है एक नोट जो है 1 रुपीज़ का, वो आरबीआई इशू नहीं करती है। वो जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा अंडर द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी, वहाँ से इशू किया जाता है। 1 रुपये के नोट के अलावा बाकी जितने भी नोट हैं वो जो है आरबीआई द्वारा ही इशू की जाती है। और आरबीआई जो है मैक्सिमम जो है 10,000 तक के नोट को इशू कर सकता है, ऐसा प्रावधान है। आइए अब तीसरा देखते हैं गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक का मतलब क्या है? तो जैसे हम लोग बैंक की सेवाएं लेते हैं नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक से या प्राइवेट बैंक से, वैसे ही जो है बैंकिंग का काम जो हम लोग करते हैं, वैसे ही जो गवर्नमेंट अपना बैंकिंग का जो काम करती है वो आरबीआई से करती है। उसका जितना भी लेन देन है, कारोबार है, वो आरबीआई से ही होता है, वो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक से नहीं करती। इसलिए आरबीआई को गवर्नमेंट्स बैंक कहा जाता है।
चौथा है क्रेडिट कंट्रोलर। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है? तो आरबीआई जो क्रेडिट कंट्रोल का जो फंक्शन है आरबीआई के द्वारा, इसमें जो आरबीआई क्या करती है, ये रुपयों की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करती है ताकि मुद्रास्फीति की स्थिति जो है पैदा ना हो। उसके बाद आता है लेंडर्स लास्ट रिजोर्ट। तो लेंडर्स लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या है? लेंडर्स लास्ट रिजोर्ट का मतलब है कि जो बैंक है, जो जिससे हम लोन लेते हैं, तो बैंक किससे लोन लेते हैं? तो बैंक या तो दूसरे बैंक से लोन लेंगे या तो आरबीआई से लेंगे। इसलिए आरबीआई को कहा जाता है कि लेंडर्स लास्ट रिजोर्ट, मतलब वो अंतिम पड़ाव है बैंकों के लिए जहां से वो लोन जो है ले सकती है। चौथा जो है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि आरबीआई जो है फॉरेन से जितने भी एक्सचेंज होते हैं या फॉरेन से जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको मैनेज करने का काम करती है। हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसकी देख रेख करती है कि हमारा फॉरेन रिजर्व कितना होना चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और कितना अभी है वर्तमान में। इसके अलावा फॉरेन से जितने भी ट्रेड होते हैं, व्यापार होते हैं विदेशी मुद्रा में, उसकी भी देख रेख करना, भारतीय रुपयों को भी विदेशों में मैनेज करना, इसका काम जो है वो आरबीआई क्या है। बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है? बैंकर्स बैंक का मतलब है कि बैंक जो है अपना बैंकिंग वाला जितना भी कारोबार है, बैंक का जो कारोबार है, जैसे अभी मैंने बताया गवर्नमेंट बैंक के बारे में कि हम लोग जैसे नॉर्मल बैंकों से लोन लेते हैं या कारोबार करते हैं, वैसे ही जो गवर्नमेंट आरबीआई से करती है। सेम वे जो नॉर्मल बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो भी अपना कारोबार जो है बैंक आरबीआई से ही करती है। जो भी लेन देन और विनिमय का जो काम है, या जो लोन लेना रहा या अपना एक्स्ट्रा पैसा उनको डिपॉजिट करना रहा। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसका मतलब क्या है? तो हमारे देश में जितने भी पेमेंट सिस्टम है, पहले तो बैंक होता था जहाँ से हम लोग लेन देन करते थे, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे सिस्टम हो गए हैं, जैसे पेमेंट्स बैंक हो गए हैं या और भी जो माध्यम है डिजिटल माध्यम से जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इन सब को सुपरवाइज और रेगुलेट जो करता है वो आरबीआई ही करता है कि कहीं कोई मतलब कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कहीं इलीगल काम तो नहीं कर रहा, इस क्षेत्र में ग्राहकों का पैसा डूब तो नहीं रहा, उनके साथ चीटिंग तो नहीं हो रही। तो इन सब को सुपरवाइज करना और रेगुलेट करने का काम जो है वो आरबीआई ही करती है। तो ये जो है आरबीआई के मेन फंक्शन हुए और स्ट्रक्चर। आइए अब हम पढ़ते हैं आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहता है। आइए तो अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई की। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आइए देखते हैं ये होते क्या है। तो जो रेपो रेट है, आप रेपो रेट की बात करें या फिर रिवर्स रेपो रेट की बात करें या बैंक रेट की बात करें या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें, यह एक तरह का इंटरेस्ट रेट है जिस पे या तो आरबीआई बैंकों को पैसा देती है या फिर आरबीआई बैंकों से पैसा लेती है। तो आइए वन बाय वन चेक करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ लोन टू बैंक्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेपो रेट। मतलब जब बैंकों को उधार लेना रहता है आरबीआई से, तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को उधार देती है वो इंटरेस्ट रेट जो है रेपो रेट कहलाता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट पे वो बैंक रेट पे भी देती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे भी देती है, इन तीनों पे भी देती है। लेकिन तीनों का जो पीरियड है और जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग है। जैसे अगर वह 2 दिन से लेकर 90 दिन तक के लिए उधार देती है तो वो रेपो रेट पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। लेकिन अगर वह 91 दिन से लेकर 365 दिन तक उधार देती है तो वो बैंक रेट पे चार्ज करती है। जो इंटरेस्ट रेट होता है उस पीरियड का, उसे बैंक रेट कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है डिस्काउंट रेट। तो बैंक रेट के बारे में मैंने लिखा भी है कि द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई फॉर लॉन्गर पीरियड, इट इज ऑल्सो नॉन एज डिस्काउंट रेट। लॉन्गर पीरियड मतलब 91 दिन से लेके 365 दिन। तो जहाँ रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट है 6.5%, वही बैंक रेट का जो इंटरेस्ट रेट जो बैंक रेट जो रहता है उसका जो रेट रहता है वो थोड़ा सा रेपो रेट से ज़्यादा रहता है। जैसे आप देखिए रेपो रेट 6.5 है तो बैंक रेट जो है यहाँ पे
6.75% है। लेकिन जब बैंकों को ओवरनाइट मतलब 24 आवर्स के लिए जब उधार लेना रहता है तो उस इंटरेस्ट रेट को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर बताया भी कि फैसिलिटी अंडर कमर्शियल बैंक्स बोरो द मनी ओवरनाइट मतलब फॉर 24 आवर्स के लिए अगेंस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो इसके बदले में जो है बैंकों को कुछ सिक्योरिटी जमा करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के पास। जैसे हम लोग भी कभी उधार लेते हैं या लोन लेते हैं बैंकों से या किसी कहीं और जगह से, तो हम उधार लेने के लिए उसके पास कुछ न कुछ गिरवी रखते हैं। तो उसी तरीके से बैंकों को भी कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ता है उधार लेने के लिए। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगेंस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अंदर ही जमा करने पे ही उसे ओवरनाइट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और इसका भी जो रेट होता है वो रेपो रेट से ज़्यादा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो इसका रेट है वो है 6.75%। तो ये तो हो गया रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट है कि द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम एनी कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो कीप्स द सरप्लस फंड विथ आरबीआई। मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक ही आरबीआई से उधार लेते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होता है कि आरबीआई भी बैंकों से पैसा लेती है उधार के रूप में, लोन के रूप में। तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों से पैसा लेती है वो इंटरेस्ट रेट जो है रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। उस पर जो है आरबीआई ब्याज देती है बैंकों पे। तो वर्तमान में जो वो रेट है वो है 3.35% जो आरबीआई बैंकों को देती है। इसके अलावा जब बैंकों के पास पैसा सरप्लस हो जाता है तो वो अपना सरप्लस पैसा भी बैंकों के आरबीआई के पास जमा करती है। तो आरबीआई जो इंटरेस्ट देता है उस पर वो रिवर्स रेपो रेट के अनुसार ही देता है। तो ये तो हो गया आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या है। तो कैश रिजर्व रेशियो, द बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एवरेज डेली बैलेंस विद द आरबीआई सम परसेंटेज ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट द आरबीआई में नोटिफाई टाइम टू टाइम इन द गैजेट ऑफ इंडिया। इसका कहने का मतलब है कि बैंकों को जो है कुछ अमाउंट जो है आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी। वो आरबीआई समय समय पर निकालती रहती है कि आपको अपने कितना परसेंट जो है आपको आरबीआई के अंदर रखना है। तो वो तो है कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। इसके अलावा जो एक आता है वो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक होते हैं वो अपने ग्राहकों को पैसा देने के पहले, मतलब अगर वो मार्केट में पैसा दे रहे हैं चाहे लोन के रूप में या कहीं भी, तो उसमें से क्या है कुछ मिनिमम परसेंटेज जो है जो उसको अपने पास रिजर्व रखना होता है, तभी वो अपने ग्राहकों को पैसा दे सकता है या ग्राहकों के बीच पैसा इन्वेस्ट या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ग्राहकों के बीच पैसा दे सकता है। तो उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज है जो बैंक को अपने पास रखना रहता है। तो वो जो SLR है वो है 18%, मतलब मिनिमम 80% जो है बैंक को अपने पास रखना रहता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटी। किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, कैश लिक्विडिटी के फॉर्म में भी रख सकते हैं, गोल्ड के फॉर्म में भी, या अदर सिक्योरिटी के फॉर्म में भी रख सकती है। और वो जो मिनिमम परसेंटेज है वो है 18%, जो कि बैंकों को मेंटेन करना रहता है। तो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में फ़र्क इतना है कि अपने एनडीटी का बैंक को अपने एनडीटीएल का सम परसेंटेज जो है आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में जमा करना रहता है, और बैंक जो ट्रांजैक्शन करती है मतलब लोगों के बीच जो पैसे लोन के रूप में देती है उसमें भी जो है बैंक को कुछ परसेंटेज अपने पास जो है कैश, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज़ के रूप में मिनिमम परसेंटेज रखना पड़ता है। तो ये थे जो इंस्ट्रूमेंट थे मॉनेटरी पॉलिसी के आरबीआई के, इन्हें इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो ये था हमारा आज का वीडियो आरबीआई के सिक्योरिटी, फंक्शन एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।